ओके सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको ये स्क्रीन नज़र आ रही है? HTML लेआउट एलिमेंट्स एंड टेक्निक्स। यस सर। अच्छा, चलें। कल तक हमने कल जो टॉपिक था दैट वाज HTML हेड। जस्ट टू रीकैप इन फ्यू मिनट्स, हमने ये कहा था कि हेड एलिमेंट के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, लाइक टाइटल, स्टाइल, मेटा, लिंक, लिंक फॉर स्टाइल शीट, script, base. So we saw few important tags. That was one was meta. Meta में बड़ी important information हम रखते हैं जो कि सर्च इंजन्स यूज़ कर रहे होते हैं। सिमिलरली स्क्रिप्ट इज़ फॉर जावास्क्रिप्ट। और फिर बेस एलिमेंट होता है जिसमें हम बेस यूआरएल सेट कर देते हैं एंड देन वी मे यूज़ दी जो बाकी यूआरएल होता है उसको हम यूज़ करते हैं इसके अलावा। तो यहाँ पे हमने एंड किया था कल की क्लास। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम HTML लेआउट। तो HTML लेआउट में websites often display content in multiple columns like magazines और newspaper। तो बड़ा इम्पोर्टेंट ये लेआउट का कॉन्सेप्ट है। जनरली वी ऑर्गेनाइज आर वेब पेजेस लाइक दिस। लेफ्ट साइड पर हमारा टेबल ऑफ कंटेंट का एक पूरा सेक्शन बना होता है जिसमें हम भी ऐड वेरियस टेबल ऑफ कंटेंट्स, और इसका टाइटल होता है, फुटर्स होते हैं, और फिर कंटेंट का सेटअप होता है जिसमें हम कंटेंट डालते हैं। तो इस डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करना जो है, इट इज़ वन ऑफ द कॉमन रिक्वायरमेंट फॉर एनी वेबसाइट। तो ये हाउ वी अचीव इट, लेट्स सी दिस वन। Generally, these are HTML layout elements. You'll find the concept of header. अब ये सारे विद इन बॉडी है, ये ध्यान में रखें। ये हेडर जो है ये वो वाला हेडर नहीं है जो भी पिछले हम पढ़ के आ रहे हैं। इट इज़ ये विद इन बॉडी आप डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं अपनी बॉडी को। और हेडर है, नेविगेशन सेक्शन है, फिर सेक्शन बताते हो, सेक्शन का कॉन्सेप्ट है, आर्टिकल का कॉन्सेप्ट है, एसाइड है, फुटर है। सो दीज आर सम important concepts. What is header? Header defines the header for the document or a section. तो अगर आपने कोई हेडर स्पेसिफाई करना है तो हम ये हेडर टैग यूज़ करते हैं। देन nav, दैट इट डिफाइंस द नेविगेशन लिंक्स। तो जनरली हम अगर कोई हाइपरलिंक रखने हैं तो हम nav टैग में हाइपरलिंक्स को रखते हैं। For nav is for navigation. Then it is a section. Section defines section of the document. Then it's article. Article defines an independent self-contained content. उसके बाद aside. Aside defines the content aside from the content like sidebar. ठीक है, जैसे बुक्स के अंदर कोई इंपॉर्टेंट, किसी पेज पे कोई इंपॉर्टेंट बात हो तो अलग से, जैसे आपने मैट्रिक एफएससी की बुक्स में देखा होगा, साइड बना होता है, उसके अंदर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन डाल देते हैं हम। तो उस काम के लिए साइड यूज़ होता है। देन इट्स अ फुटर, डिफाइन द फुटर फॉर डॉक्यूमेंट और अ सेक्शन, एंड देन डिटेल्स। इट डिफाइंस एडिशनल डिटेल्स दैट द यूज़र कैन ओपन एंड क्लोज ऑन डिमांड। Then there is a summary. Summary defines the heading for details element. तो ये जो डिटेल्स वाला है उस एलिमेंट की एक हेडिंग बन सकती है। You can read about semantic elements in our HTML semantics chapter। आगे हम ये चैप्टर भी आ रहा है HTML semantics का,
जिसमें हम डिफरेंट एलिमेंट्स को हम कहते हैं कि ये हमारे जो एलिमेंट्स हैं, ये टैग्स हैं, ये सिमेंटिक्स टैग है। मकसद ये है कि अगर कोई सर्च इंजन इन सिमेंटिक्स टैग्स को ढूंढता है तो उसको पता होगा कि इस टैग के अंदर इस तरह की इंफॉर्मेशन होगी। फॉर एग्जांपल एड्रेस टैग के अंदर हम एड्रेस की इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। वैसे अगर आप एड्रेस टैग के अंदर वो इंफॉर्मेशन नहीं डालेंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द ब्राउज़र कि जी अगर ये पिंड दादन खान लिखा हुआ है तो इसका मतलब एड्रेस है, या कि वैसे ही कोई किसी ने अपना पर्सनल किसी पर्सन का नाम है, किसी लोकेशन का नाम है, किसी शॉप का नाम है, किसी बिजनेस का नाम है। तो बहुत सी इंफॉर्मेशन है वो जब आप किसी टैग के अंदर रखते हैं तो सर्च इंजन्स को पता होता है कि इस टैग में अगर इंफॉर्मेशन पड़ी है तो वो इसका पर्पस यही है और उसके मीनिंग यही है। तो इस तरह की जो टैग्स होते हैं उन्हें हम सिमेंटिक्स टैग कहते हैं। तो इन्हें हम बाद में देखेंगे बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द लेआउट HTML लेआउट टेक्निक्स। अब जो लेआउट की टेक्निक्स हैं वो टेक्निक्स क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास। देयर आर 4 डिफरेंट टेक्निक्स टू क्रिएट मल्टी कॉलम लेआउट। आई रिपीट, we have 4 different techniques to create multi-column layout. Each technique has its pros and cons. तो जो फर्स्ट टेक्निक है दैट इज CSS फ्रेमवर्क। CSS फ्रेमवर्क में क्या होता है, इफ यू वांट टू क्रिएट अ लेआउट फास्ट you can use CSS framework like W3 CSS or Bootstrap. ये W3 CSS ट्यूटोरियल है, आपको यहाँ पे डिटेल में लेफ्ट साइड पे कॉलम नज़र आ रहा है कि W3 CSS फ्रेमवर्क के साथ आप बहुत से काम कर सकते हैं। तो स्पेशली लेआउट और उसमें कलर्स, हर सेक्शन का क्या कलर होगा, ये सारा काम एफिशिएंटली किया जा सकता है W3 CSS के साथ। सेकेंड इज बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप का सेपरेट ट्यूटोरियल है, जैसे इस वेबसाइट पे पड़ा हुआ है बूटस्ट्रैप 3 ट्यूटोरियल। तो आप इसके अंदर भी लेआउटिंग कर सकते हैं। और अभी देखें, इसकी अपना एक पूरा नज़र आ रहा है आपको, पूरा टेबल ऑफ कंटेंट है। बूटस्ट्रैप क्या है? यही तो मैं भी बता रहा था आपको, ये देखें ना क्या कह रहे हैं हम। इफ़ यू वांट टू क्रिएट योर लेआउट फास्ट यू कैन यूज़ CSS फ्रेमवर्क्स लाइक W3C और बूटस्ट्रैप। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप क्या है, अगर इसका इनिशियल ये अगर 2 लाइनें पढ़ें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। Bootstrap is the most popular HTML, CSS, JavaScript framework for developing responsive mobile-first websites. Bootstrap is a completely free download and use. ठीक हो गया। तो ये बेसिकली हमें एक बड़ा अच्छी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि हम बड़े अच्छे तरीके से किसी भी वेबसाइट का या किसी वेब पेज का आप लेआउट बना सकते हैं। अब लेआउट रिस्पॉन्सिव भी हो सकता है और नॉन रिस्पॉन्सिव भी हो सकता है। तो आजकल के मॉडर्न अगर वेब पेजेस बनाने हों तो हम बूटस्ट्रैप को यूज़ कर सकते हैं। वन ऑफ द यूज़ ऑफ दिस बूटस्ट्रैप इज दिस। लेकिन जैसे अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि लेआउट जो इसका जो ये इट इज़ अ काइंड ऑफ CSS फ्रेमवर्क। बूटस्ट्रैप भी एक फ्रेमवर्क है, CSS फ्रेमवर्क है, और W3 CSS ये भी एक CSS फ्रेमवर्क है। और फ़ायदा क्या होगा इसका कि हम बहुत आसानी के साथ और फास्ट रैपिडली हम बना सकते हैं, लेआउट क्रिएट कर सकते हैं किसी भी वेब पेज का। ठीक है, तो इट इज़ CSS फ्रेमवर्क इज़ वन ऑफ द टेक्निक which can be used to create layout of web pages. ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। तो अब हमने ये कहा कि CSS फ्रेमवर्क इज़ वन ऑफ द टेक्निक। इसमें 2 डिफरेंट टेक्निक्स आती हैं, एक W3 CSS आती है और दूसरी बूटस्ट्रैप आती है। अब सेकेंड टेक्निक क्या है, CSS फ्लोट प्रॉपर्टी। ये है CSS फ्लोट प्रॉपर्टी।
अब इसको देखते हैं, CSS फ्लोट लेआउट, ये क्या है? इट्स कॉमन टू डू एंटायर वेब लेआउट्स यूजिंग CSS फ्लोट प्रॉपर्टी, यानी कि पूरी पूरी ये फ्लोट प्रॉपर्टी यूज करके हम पूरे का पूरा वेब पेज का लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। फ्लोट इज इजी टू लर्न, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर हाउ फ्लोट एंड क्लियर प्रॉपर्टीज वर्क। तो दो चीज़ों का सीखने वाली ज़रूरत है इसमें, कि फ्लोट प्रॉपर्टी कैसे काम करती है और क्लियर प्रॉपर्टी कैसे काम करती है। डिसएडवांटेज क्या है इसकी? फ्लोट एलिमेंट्स आर टाइड टू डॉक्यूमेंट फ्लो विच में हार्म द फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक हो गया जी। तो इसमें इसमें इसकी में फ्लेक्सिबिलिटी कम है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम है क्योंकि ख़ास फ्लो के साथ एक सीक्वेंस होगा, उस सीक्वेंस के साथ वो चीज़ें वो सेटअप करता है। और CSS टू लर्न मोर अबाउट द फ्लोट, आवर CSS फ्लोट क्लियर चैप्टर, अगर इसको मैं खोल के एक नज़र दिखा दूँ आपको, CSS फ्लोट अगर फर्दर डिटेल में अगर आप देखेंगे तो ये CSS फ्लोट के अंदर ये यहाँ पे आपका ये एक चैप्टर आ रहा है जिसमें ज़्यादा डिटेल में इस चीज़ को बता रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो थर्ड है, अच्छा पहले ये एग्जांपल भी देख लेते हैं फ्लोट की। ये एग्जांपल यूज़ करिए फ्लोट को, तो CSS layout float. In this example we have created a header create किया है, 2 columns और boxes and a footer, 3 चीज़ें create की हैं इसमें हमने। One smaller screens, on a smaller screen the column will stack on top of each other। अच्छा इसको अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें आप, ये एक आ गया हेडर, आ गया सिटीज लिखा हुआ है जिसके अंदर, इसके बाद नीचे 2 कॉलम नजर आ रहे हैं आपको, और उसके बाद एक ये फुटर नजर आ रहा है आपको। अब मैं इससे इसकी विड्थ में काम करता हूँ, जैसे मोबाइल की विड्थ कम हो जाती है, और जैसी विड्थ कम की है मैंने, तो ये जो 2 कॉलम थे ये ऊपर नीचे हो गए हैं। ये 2 कॉलम थे, ये पहले साइड बाई साइड थे, अभी ऊपर नीचे आ गए हैं। इन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया है स्क्रीन साइज के मुताबिक। जैसी स्क्रीन साइज अगर बड़ी है तो वो इस तरह नजर आएगा, अगर आप कंप्यूटर पे खोलते हैं डेस्कटॉप पे, मोबाइल पे इस तरह नजर आएगा आपको, क्योंकि मोबाइल स्क्रीन का साइज छोटा होता है। तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहा है अपने आप को। अच्छा इसमें आपको इसकी डिटेल अलग से आ रही है बाद में, पर ये एक मैं आपको सिर्फ ये बताना था कि ये यहाँ पे हम अगर इसको यूज़ करते हैं, अगर मैं यहाँ पे सर्च लगाऊं कि फ्लोट कहाँ पे यूज़ हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने फॉर एग्जांपल ये हेडर का स्टाइल क्रिएट किया, ये एक तरह की हमने ये हेडर डिफाइन किया हमने, ये हेडर सिटीज आ गया। उसके बाद सेक्शन आया, सेक्शन के अंदर हमने नेविगेशन का टैग क्रिएट किया है, नेविगेशन टैग के अंदर हमने एक लिस्ट क्रिएट की है, लिस्ट के अंदर ये 3 आइटम डाले हैं, लंदन पेरिस वगैरह। और इसके बाद हमने ये आर्टिकल आ रहा है, आर्टिकल के अंदर ये जो है, जैसे ये है, ये आर्टिकल है, आर्टिकल के अंदर हमने ये चीज़ें ऐड की हैं। तो ये जो कंटेंट ऐड किया हमने, ये आर्टिकल के अंदर ऐड किया है। इसके बाद फुटर का टैग बनाया हमने, और फुटर के अंदर हमने ये फुटर को ऐड किया, ये फुटर में ऐड हुआ हुआ। ये जो पार्ट है ये आर्टिकल के अंदर एडिड है, आर्टिकल के अंदर ऐड है। सेक्शन के अंदर एक सेक्शन हमने बनाया, सेक्शन के अंदर 2 चीज़ें हैं, यानी ये जो पूरा है 2 कॉलम, ये दोनों कॉलम एक सेक्शन के अंदर है। ये आपको सेक्शन नज़र आ रहा है, ये सेक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है और जा रहा है यहाँ तक। तो एक सेक्शन के अंदर 2 कॉलम है, एक कॉलम है नेविगेशन का जिसके अंदर ये लिस्ट बनी हुई है, हाइपरलिंक्स बने हुए हैं, लिस्ट है, लिस्ट के अंदर हाइपरलिंक्स हैं।
और दूसरा जो इसके अंदर कॉलम है वो है आर्टिकल पे बेस करता है, वो आर्टिकल बेस्ड है। और दोनों जो है नेविगेशन और आर्टिकल, दीज आर पार्ट ऑफ अ सेक्शन, जो ओवरऑल बड़ा सेक्शन है। ये इस तरह स्ट्रक्चर हुआ है। अब अगर यहाँ पे देखते हैं, उसकी हम स्टाइल चेक करते हैं, तो ऊपर हमें आ रहा है कि ये हेडर का स्टाइल है, ये जो ऊपर नजर आ रहा है सिटीज। फिर ये नेविगेशन का स्टाइल है जो कि लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है आपको। और ये नेविगेशन में जो लिस्ट बनी हुई है, यूएल का मतलब है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ये उसका स्टाइल है। इसके बाद ये जो राइट साइड पे आर्टिकल नजर आ रहा है, ये आर्टिकल का स्टाइल है। और फ्लोट कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं हम, अब ये देखें आप, कंट्रोल एफ, फ्लोट। तो एक तो नेविगेशन, क्योंकि ये इन दोनों को हमने, नेविगेशन पैन को और आर्टिकल पैन को हमने फ्लेक्सिबल करना है, तो इनमें हमने फ्लोट यूज कर रहे हैं। इट क्रिएट्स टू कॉलम्स बॉक्सेस दैट फ्लोट्स नेक्स्ट टू ईच अदर। तो हमने कहा जी जो नेविगेशन है ये फ्लोट लेफ्ट लिखा है इसको हमने, और इसकी विड्थ हमने 30% कर दी है। तो इसका मतलब है कि ये जो है ये 30% है इसकी विड्थ, और दूसरे वाले की विड्थ हम रखेंगे 70%। तो बाकी इसकी हाइट, बैकग्राउंड, ये चीज़ें हमने सेट कर दी हैं। इसके बाद हमने आर्टिकल में आए, आर्टिकल में फ्लोट प्रॉपर्टी यूज़ की, हमने कहा फ्लोट लेफ्ट, पैडिंग वगैरह डाली, और इसकी विड्थ हमने कर दी 70%। तो ये आप इसकी विड्थ नज़र आ रही है आपको 70%। तो अगर हम इसको, आप ये देखें, ये दोनों दोनों की विड्थ एडजस्ट हो गई है, ये भी लेफ्ट साइड पे आ गया है और ये ऊपर वाला भी लेफ्ट साइड पे आ गया है। लेकिन जब ये आमने सामने आएंगे तो फिर ये 30-70 के रेशो से एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन जब ये ऊपर नीचे आएंगे तो ये फिर पूरी विड्थ को कवर करेंगे। और फिर फ्लोट को क्लियर भी करना होता है। फ्लोट जब आप डिफाइन करते हैं तो फिर आपने फ्लोट को क्लियर करना होता है। तो आपने एक सेक्शन आफ्टर बनाया, उसके अंदर हमने ये फ्लोट को क्लियर कर रहे हैं। तो फ्लोट जब भी डिफाइन करते हैं उसको ये सेक्शन एंड में डालना होता है, ताकि अगले अगले सेक्शन में फ्लोट यूज़ ना हो। तो अब ये फुटर में फ्लोट यूज़ नहीं होगा, क्योंकि उसको हमने पहले फ्लो में आके उससे क्लियर भी किया है। पहले उसको क्रिएट किया है, उसके बाद एंड पे उसको क्लियर किया। फिर हम ऐसे ही है जैसे हम वर्ड के अंदर सेक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है, या पेज ब्रेक लगाते हैं। पेज ब्रेक लगाते हैं तो फिर आगे उसको हमने जैसे सेक्शन होता है, सेक्शन को हमें बाद में अगर हमने कोई स्टाइल चेंज करना है तो हमें फिर नया सेक्शन क्रिएट करना पड़ता है। तो ये इस तरह का स्टाइल है। उसको थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे तो फिर आपको सही समझ आएगी। इसी के अंदर आके थोड़ा सा इसके साथ चीज़ें कम ज़्यादा करेंगे तो आपको बेहतर आइडिया होगा कि कैसे ये चीज़ें काम कर रही हैं। ओके, इसके बाद जो फोर्थ है, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि वन इज सी एस एस फ्रेमवर्क, अदर वन इज सी एस एस फ्लोट प्रॉपर्टी। ये दो हमने देख ली हैं। नाउ वी आर कमिंग ऑन टू सी एस एस फ्लैक्स बॉक्स। अब हम आते हैं फ्लैक्स बॉक्स। दिस इज द थर्ड वे ऑफ क्रिएटिंग लेआउट, CSS Flexbox layout. Use of Flexbox ensures that elements behave predictably when page layout must accommodate different screen sizes and different display devices. तो इसका मतलब है कि ये भी यही काम कर रहा होता है। और अगर हमने CSS Flexbox को देखना है तो इसका सेपरेट उन्होंने फर्दर डिटेल में जाने के लिए ये सेपरेट उन्होंने दिया हुआ है। लेकिन ये इट इज़ बीइंग कवर्ड इन सी एस एस, जो हमारा ट्यूटोरियल है उसका पार्ट है ये सी एस एस फ्लैश बॉक्स। तो इसलिए आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे 4 इसके सेक्शंस हैं। तो ये यहाँ पे ये फर्दर डिटेल यहाँ पे आ रही है। तो फिलहाल यहाँ पे नहीं जाते हम अपना एक, क्योंकि फ़िलहाल फोकस हमारा HTML पे है। तो ये इसको हम CSS में कवर करेंगे। तो जस्ट टू शो यू द एग्जाम्पल, ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए आपको स्ट्रक्चर कैसा है इसका। तो यहाँ पे चीज़ वही बनाई है
बिहेवियर वैसा ही है इसका भी, स्क्रीन साइज छोटी होगी तो ऊपर नीचे आ जाएंगे। ठीक हो गया जी। तो इसमें हम यहाँ पे देखेंगे, अब सबसे पहले ये हेडर सेक्शन आ रहा है, फिर वही वाला सेक्शन आ रहा है उसी तरीके से, नेविगेशन पार्ट है, आर्टिकल पार्ट है, और उसके बाद फुटर आ रहा है। ठीक है, डिफरेंस जो है वो हमें आएगा, नेविगेशन सेक्शन को देखते हैं हम। ऊपर से आएंगे तो ये हमारा हेडर सेक्शन का स्टाइल आ गया यहाँ पे, जो सिटीज़ वाला है। फिर हमारा आ रहा है सेक्शन। सेक्शन में हमने थोड़ा सा डिफरेंट सिंटैक्स आ रहा है, डिस्प्ले इज इक्वल टू वेब किट फ्लेक्स और डिस्प्ले इज इक्वल टू फ्लेक्स, ये इस तरह की चीज़ डाल रहे हैं हम। नेविगेशन पैन, ये जो जिसमें हाइपरलिंक आ रहे हैं, उसके अंदर भी कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरीके से डाली है हमने। लिस्ट के लिए लिस्ट का स्टाइल आ रहा है। फिर आर्टिकल का, ये जो लंदन ये वाला है, ये आर्टिकल है। फिर आर्टिकल के स्टाइल आपको नज़र आ रहा है मुख्तलिफ तरीक़ों से। मतलब ये डिफरेंस ये है कि यहाँ पे कुछ सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसको हम फिर CSS में जाके ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। ठीक हो गया जी, थोड़ा सा आपको जनरल आइडिया दे दिया मैंने। आगे चलते हैं। द फोर्थ वे ऑफ क्रिएटिंग लेआउट इज CSS ग्रिड लेआउट। CSS grid layout. The CSS grid layout module offers a grid-based layout system. Grid-based layout system with rows and columns, making it easier to design web pages without having to use float and positioning. तो इसके अंदर वो ग्रिड स्टाइल है, इसको भी एक नज़र मैं दिखा देता हूँ। CSS ग्रिड व्यू चैप्टर, तो ये भी CSS वाला जो ट्यूटोरियल है उसके अंदर है, रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन विद ग्रिड व्यू। तो ये आप डिफरेंट ग्रिड्स बना सकते हैं, सेक्शंस बना सकते हैं, उसके अंदर आप बिल्कुल प्रिसाइजली आप जो कौन सी चीज़ कहाँ प्लेस करनी है आपने वो प्लेसमेंट वगैरह कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। सर तो एक वेब पेज में एक ही लेआउट यूज करना होता है या डिफरेंट हाँ, यूज कर सकते हैं? वो तो एक ही संभालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको बड़े तरीके से ऑर्गेनाइज करना पड़ता है आपको ना, डिफरेंट सेक्शंस को। तो एक को एक ही, ऑब्वियस बात है ये कि ठीक एक है को सर। एक ही यूज़ करेंगे। अब देखें ना, अभी इसको आप पूरा लेआउट है तो उसको तो आपने डिफरेंट उसको पार्ट्स में ग्रिड में डिवाइड करेंगे, फिर जाके डिफरेंट प्लेसमेंट्स कर रहे हैं आप, इस तरीके से देखिए ना। तो एक ही यूज़ करेंगे, क्योंकि आप वहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि वो आपको वो स्टाइल देना होता है, उसको स्टाइल के अंदर आपने डिफाइन करना होता है कि किस लेआउट को आपने यूज़ करना है, तो आप एक ही स्टाइल यूज़ करेंगे। ठीक ठीक है है जी। सर। तो जस्ट टू समराइज, हमने ये यहाँ पे डिस्कस किया है कि हमारे पास वी हैव 4 टेक्निक्स। लेआउट करने के लिए 4 टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल हैं, और तीनों ऑल द 4 आर बेस्ड ऑन CSS। और CSS बेस्ड हैं, ये फ्रेमवर्क्स हैं, फ्लोट प्रॉपर्टीज है, फ्लेक्स बॉक्स है और ग्रिड है। ये 4 तरह की टेक्निक्स यूज़ करते हैं हम अपने वेब पेजेस को, उनका लेआउट फाइन ट्यून करने के लिए। ठीक हो गया जी। चलें, ये हो गया हमारा कवर। नाउ वी कम, देख अब आते हैं अगला जो चैप्टर है हमारा, दैट इज HTML रिस्पॉन्सिव। सर ये HTML वेबसाइट जी। सर वेबसाइट डिजाइन करने में कितना टाइम लग जाता है? अब डिपेंड करता है कितनी कम्प्लेक्स काम करना है आपने। सर वैसे इसमें मतलब कि बंदे को सोचना वगैरह तो इतना नहीं पड़ता। काम है, अगर रेडीमेड कोई लेआउट उठा लें तो और भी फास्ट हो जाता है। जनरली जब आप जाते हैं फ्रेमवर्क्स वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें रेडीमेड लेआउट पड़े हुए होते हैं, आपने पिक एंड चूज़ करना होता है अगर आपने रेडीमेड काम करना है तो डिपेंड करता है, मेहनत वाला काम भी है और बगैर मेहनत वाला काम भी है। ठीक है, लेआउट रेडीमेड भी पड़े होते हैं, आप उसमें से चूज़ कर लेते हैं टेम्पलेट के, जी ये लेआउट मैंने यूज़ करना है, और बस उसको फिल इन कर लेते हैं, तो बहुत ही जल्दी हो जाता है काम। लेकिन आपको बहुत ही कोई प्रिसाइज कोई रिक्वायरमेंट आ जाती है कि जी नहीं हमने
ये इस तरह का ऐसा लेआउट बनाना है जो कि जनरली उसमें अवेलेबल नहीं है। जैसे मैंने ग्रिड का भी आपको दिखाया है, बहुत ही को प्रिसाइज काम करना है तो फिर उस पर टाइम लगेगा आपका। ठीक है सर। सर वैसे जो लेआउट होते हैं उनको बंदा फिर अगर जो रेडीमेड हमें मिल रहे हैं जिस थीम्स वगैरह होती हैं उनको बंदा एडिट खुद से कर सकता है? हाँ हाँ, कर सकता है, लेकिन वही बात है, एडिट वही कर सकेगा जिसको ये फंडामेंटल्स जिसके स्ट्रांग होंगे, जिसके HTML के फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे, CSS के फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे, वो फिर उनको आसानी से कस्टमाइज कर सकता है। वरना फिर आपको उसके ऊपर ही रहना पड़ेगा जी, बस जो है इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। ठीक है। जी सर, समझ गया। अच्छा जी, सो वी आर ऑन चैप्टर HTML responsive web design. Responsive web design is about creating web pages that look good on all devices. तो रिस्पॉन्सिव का वर्ड जनरली आपको यूज़ आएगा, कई आप वो UML पे ट्यूटोरियल यूट्यूब पे मिलेंगे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने का। तो जब हम रिस्पॉन्सिव का वर्ड यूज़ करते हैं तो मकसद यही होता है कहने का कि हमारा जो लेआउट है इट शुड लुक गुड ऑन ऑल स्क्रीन साइजेस। तो अगर वो अपने आप को एडजस्ट करता है स्क्रीन साइज के मुताबिक तो हम कहेंगे कि जी हमारा जो वेब पेज का लेआउट है वो दैट इज़ रिस्पॉन्सिव। The responsive web design will automatically adjust for different screen sizes and viewports. अब ये viewport का भी एक कॉन्सेप्ट है जो भी आएगा, जैसे हमने आपको मेटा में viewport की प्रॉपर्टी नजर आई थी आपको, उसको अब थोड़ा सा हम और डिटेल में देखते हैं। So what is responsive web design? Responsive web design is about using HTML and CSS to automatically resize, hide, shrink or enlarge a web page, website to make it look good on all devices like desktops, tablets and phones. ठीक हो गया। तो इसमें क्या फंड बुनियादी तौर पे कौन सी चीज़ें यूज़ हो रही हैं? HTML और CSS, ये दो चीज़ों का कमाल है सारा बीच में। अच्छा जी, पहले ट्राई इट योरसेल्फ ये वाला भी देख लेते हैं क्या है ये। अच्छा जी, ये एक देखें, एक लेआउट सा बना हुआ है नज़र आ रहा है आपको, व्हाट वेयर प्राइस वगैरह वगैरह वगैरह। अब इसको हम थोड़ा सा विड्थ साइज चेंज करके देखते हैं क्या करता है ये देखें, विड्थ साइज हमने चौड़ी की है तो इसका लेआउट चेंज हो गया है, बट स्टिल अच्छा लग रहा है। अब ये कॉलम साइड बार से यहाँ पे राइट साइड पे आ गई है, मिडिल में आ गया। अब इसको मैं छोटा करता हूँ तो ये यहाँ पे आके इसका स्टाइल इस तरह हो गया। और छोटा करके देखते हैं इसको, ये देखें, ये छोटा किया तो ये मेन्यू यहाँ पे सारी ऊपर नीचे आ गई, ये बिल्कुल मोबाइल स्टाइल बन गया। ठीक हो गया। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। तो ये तकरीबन तीन लेआउट नज़र आ रहे हैं हमें। एक ये लेआउट है जिसमें साइड बाय साइड 3 सेक्शन आ रहे हैं, फिर दूसरा लेआउट आ रहा है हमारा तकरीबन ये मिडिल में यहाँ पे, ये तकरीबन 2 कॉलम्स बन गए हैं, बाकी सब कुछ नीचे। जब और छोटा किया हमने तो अब ये बिल्कुल सब ऊपर नीचे हो गया। तो 3 लेआउट हमें इसमें तकरीबन नज़र आ रहे हैं। तो इसको डिस्कस नहीं करते फिलहाल, कोड को आगे चलते हैं। ओके, सेटिंग द व्यू पोर्ट। तो इसमें जो पहला कॉन्सेप्ट आता है दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ व्यू पोर्ट। टू क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट ऐड द फॉलोइंग मेटा टैग टू योर वेबसाइट। ये जैसे अब मैंने आपको कल दिखाया था कि ऑटोमेटिकली ये टैग उसने ये सारा ये वाली स्टेटमेंट डाल दी थी उसके अंदर, जब हमने HTML5 का एक ऐड किया था विजुअल स्टूडियो कोड टेक्स्ट एडिटर में, तो ये उसने कुछ मेटा टैग्स डाल दिए थे ऑटोमेटिकली। तो ये भी उसमें डला हुआ था ये वाला मेटा टैग, मेटा नेम व्यू पोर्ट। और अब व्यू पोर्ट का कंटेंट ये है कि विड्थ डिवाइस विड्थ के मुताबिक होनी चाहिए और इनिशियल स्केल 1.0 होना चाहिए। ये आ गई। अब इसका क्या मतलब है? दिस विल सेट द व्यू पोर्ट ऑफ योर पेज which will give the browser instructions on how to control
pages, dimensions, and scales. Here is an example of web page without the viewport meta tag and the same web page with the viewport meta tag. तकरीबन ये आपको नज़र आ रहा है कि इसमें व्यू पोर्ट नहीं यूज़ किया तो स्क्रीन का जो साइज़ है वो उसके मुताबिक ही है, लेकिन जब व्यू पोर्ट हमने यूज़ किया तो उसने जो इमेज है, इमेज ने भी अपने आप को बिट के मुताबिक एडजस्ट किया है। और टेक्स्ट तो वैसे ही हो जाता है एडजस्ट, लेकिन इमेज ने भी अपने आप को एडजस्ट किया है बिट्स के मुताबिक। तो ये अगर आप देखें तो ये ज़्यादा बेहतर व्यू पोर्ट के साथ जो लेआउट है, ये स्पेशली मोबाइल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बेहतर इसका लेआउट नज़र आ रहा है, जबकि ये लेआउट ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं आ रहा। ओके, सो इसका मतलब है कि इमेजेस को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसी इमेजेस को हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव इमेजेस। Responsive images are images that scale nicely to fit any browser size. So using the width property, हम क्या करेंगे? If CSS width property is set to 100%, the image will be responsive and scale up and down. तो ये हम देखते हैं इसमें। यहाँ हमने ये क्या की लिखा है, हम लिखा है इमेज टैग है, लेकिन हमने स्टाइल विड्थ 100% लिख दिया हमने। तो ये हम शो कर रहे हैं 100% विथ स्टाइल डाल के इमेज को शो किया है। इसे हम छोटा बड़ा करके देखते हैं क्या करती है ये देखें विड्थ अपने आप को, ये इमेज अपने आप को एडजस्ट कर रही है। तो ऐसी इमेज को हम कहेंगे दैट इट इज़ एन अ रिस्पॉन्सिव इमेज। ठीक है जी, उसके बाद आगे चलें। Notice that in the example above, image can be scaled up to be larger than the original size. A better solution in many cases will be to use max width property instead. अब max width क्या होता है? If max width property is set to 100%, the image will scale down if it has to, but never scales up to be larger than original size. जनरली होता है कि इमेज को ओरिजिनल साइज से बड़ा करें तो वो हो जाती है, उसकी वो ख़राब हो जाती है, क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो कई दफ़ा फिर आप ये चाहते हैं कि क्वालिटी उसकी ख़राब ना हो, उससे बेहतर है कि रुक जाए, ज़्यादा बड़ी ना हो। तो उसके लिए हमने क्या करेंगे, ये हम स्टाइल को थोड़ा सा चेंज किया हमने, एट्रीब्यूट्स मैक्स विड्थ 100%, हाइट ऑटो कर दिया हमने। इसको देखते हैं ये कैसे नज़र आती है। ये विड्थ है, अगर मैं इसे छोटा करता हूँ तो ये छोटी होती जा रही, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब मैं बड़ा कर रहा हूँ तो एक ओरिजिनल साइज से फिर बड़ी नहीं होगी, है ओरिजिनल साइज से बड़ी नहीं होगी, ये रुक जाएगी। तो हाउ वी हैव अचीव्ड इट, हमने ये मैक्स विड्थ 100%, कि जो मैक्सिमम विड्थ है वो 100% से ज़्यादा ना हो, यानी कि जी ओरिजिनल साइज से बड़ी ना हो। ठीक हो गया जी। और अगर मैं इसको छोटा करूं, हाइट को उसने ऑटोमेटिकली एडजस्ट किया है। हाइट जो है वही है उसकी, ठीक है। ऑटोमेटिकली उसने विड्थ के मुताबिक उसने एस्पेक्ट रेशो को, ये ऑटो हाइट का मतलब ये हो गया कि एस्पेक्ट रेशो को मेंटेन किया है उसने विड्थ के मुताबिक हाइट को, इसलिए हाइट ऑटो लिखे हमने। अच्छा जी, another something interesting, you can show different images depending on browser width. So the HTML picture element allows you to define different images for different browser window sizes. Resize the browser window to see how image below changes depending on the width. तो ये हमारा कोड है। पिक्चर टैग के अंदर हमने 3 सोर्स टैग डाले हैं और लास्ट टैग है इमेज का। ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका।
और ये अगर मैं इसे अब छोटा बड़ा करता हूँ तो एक ये आ रहा है इसका टैग, थोड़ा बिट्स बड़ी है तो ये इमेज चेंज हो गई है। तो इस बिट्स के मुताबिक ये अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, चेंज कर रहा है इमेजेस को बिट के मुताबिक। देन वी कैन ऑल्सो क्रिएट रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट साइज। द टेक्स्ट साइज कैन बी सेट विद VW यूनिट which means viewport width. VW का मतलब है viewport width. That way the text size will follow the size of the browser window. देखते हैं इसको, इससे क्या होता है। So we say that it's a responsive text. थोड़ी देर के लिए ब्रेक लग गई थी। जी, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ सॉरी, बीच में ब्रेक आ गई थी। सूरज मौसम खराब है ना। नहीं मौसम मौसम नहीं खराब, बस कुछ इंटरनेट एकदम बंद हो गया था। इन मौसम तो ठीक ही है वैसे। आपके इलाके में खराब है? यहाँ तो ठीक है। सर इधर तो ओले पड़े हैं आपका सर, मतलब अच्छा इस्लामाबाद में तो। अच्छा, ये ठीक है। अच्छा चलें, ये देखें जी रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट। ये मैं विड्थ कम कर रहा हूँ तो टेक्स्ट का साइज भी छोटा होता जा रहा है, और मैं विड्थ बढ़ा रहा हूँ तो टेक्स्ट साइज भी बड़ा होता जा रहा है। सो टेक्स्ट साइज इज बीइंग एडजस्ट एज पर द विड्थ। क्या हो गया, पकड़ी नहीं। चले ये आपको दिखा दिया मैंने। यहाँ पे देखें हमने टेक्स्ट में क्या किया है, हमने H1 स्टाइल, फॉन्ट साइज 10, व्यू पॉइंट विड्थ। माउस ही मेरा नाराज हो गया, ठहर पे जरा। तो इस तरीके से स्टाइल हमने यूज किया है, फॉन्ट साइज कॉलन 10 व्यू पॉइंट विड्थ। तो इसका क्या मतलब है, व्यू पोर्ट इज अ ब्राउजर विंडो साइज, one viewport is 1% of viewport width, and viewport, if viewport is 50 centimeter then one VW is 0.5 centimeter। तो यहाँ पे हमने 10 व्यू पॉइंट विड्थ किया तो ये 10% ऑफ द विड्थ हो जाएगा, व्यू पॉइंट विड्थ। अच्छा जी, आगे चलें जी, मीडिया क्यूरीज। In addition to resize text and images, it is also common to use media queries in responsive web pages. With media queries, you can define completely different style for different web browser sizes.
Example, resize the browser window to see the 3 div elements below will display horizontally on large screens and stack vertically on smaller screen. चलें इसको भी देखते हैं ये क्या कर रहा है यहाँ पे। लें जी, ये यहाँ पे ऊपर नीचे नज़र आ रहे हैं हमें। रीसाइज ब्राउज़र विंडो, ये हमने इसको विड्थ ज़्यादा किया तो ये साइड बाई साइड हो गई ऑटोमेटिकली। और साइड बाई साइड जब हुई हैं तो इनका एक रेशो है, जिस रेशो से विड्थ बनी है, इसका रेशो देखें, ये मिडिल वाला जो है ये इसकी विड्थ ज़्यादा है, राइट वाले की विड्थ कम है। और जैसे ऊपर नीचे आएंगी फिर ये इक्वल इनकी विड्थ हो जाएगी। तो कैसे कर रहे हैं हम? ये हमने स्टाइल में हमने ये स्टार यूज़ कर रहे हैं, स्टार, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। उसके बाद हमने डॉट लेफ्ट किया और ये लेफ्ट वाला जो लेफ्ट मेन्यू है ये इसका स्टाइल एडजस्ट कर रहे हैं। इसकी जो है ये विड्थ 20% है और फिर जो मेन वाला है मिडिल में जो आ रहा है ये इसकी विड्थ 60% है और राइट वाले की विड्थ 20% है। तो ये इस तरीके से आ गए हैं। और वी आर यूजिंग मीडिया क्वेरी टू ऐड ब्रेक पॉइंट एट 100 पिक्सल्स। 100 पिक्सल पे आके स्विचिंग होगी इसकी। तो ये ब्रेक पॉइंट है 100 पिक्सल्स पे। यार मेरा माउस, ये देखो जहाँ स्विच स्विच जो कर रहा है ये कर रहा है 800 पिक्सल विड्थ पर। तो ये यहाँ पे लिखा है कि मैक्सिमम विड्थ is 100 pixels. Use a media query to add a breakpoint at 100 pixels. The width is 100% when viewport is 800 pixels. So 800 pixel पे अभी जैसे यहाँ पर है तो इन सब की विड्थ हो जाएगी 100% तीनों सेक्शंस की। लेकिन जैसे ही 800% से ये 800% जिससे कम होगा तो ये 100% विड्थ हो जाएगी। जैसे ही 800% से ज़्यादा होगा इसकी विड्थ ये वाली हो जाएगी जो ऊपर नजर आ रही है हमें 20 60 20। तो ये एक कॉन्सेप्ट है ये मीडिया क्यूरी का। टू लर्न मोर अबाउट मीडिया क्यूरीज एंड रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन रीड RWD ट्यूटोरियल। ये एक ट्यूटोरियल दिया हुआ है इन्होंने कि इससे फर्दर डिटेल में देखना है तो। और ये भी CSS ट्यूटोरियल का पार्ट ही है, इसे भी उसके अंदर ही कवर किया गया है। और यहाँ पे आपको ये डेस्कटॉप साइज, टैबलेट साइज, ये डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो we'll leave it for CSS tutorial. अच्छा जी, अब this is a full example. A responsive web page should look good on large desktop screens and on smaller mobile phones. तो ये एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको यहाँ पे। ये देखें, ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया है इस तरीके से ये। और दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इसको अब छोटा बड़ा, मेरा माउस नाराज हो गया। Let me bring the pen out. देखता हूँ अगर पेन सही काम कर जाए। नहीं, पेन नहीं काम कर रहा। ऑफ करके ऑन कर दूँ। हाँ, ये देखें, इसका लेआउट स्मॉल स्क्रीन के लिए ये लेआउट हो गया और बड़ी स्क्रीन के लिए ये लेआउट हो गया। लिंक्स के लिए अलग सेक्शन बना हुआ है। तो ये लेफ्ट साइड पे इसका कोड है, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट
करके देखिएगा कैसे ही कर रहा हूँ। So, responsive web design frameworks. All popular CSS frameworks offer responsive design. They are free and easy to use. ये WSS3 का आ गया, थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल आ गई है इसमें कि W3 CSS is a modern CSS framework with support for desktop, tablet and mobile design by default. W3 CSS is a smaller and faster than similar CSS frameworks. W3 CSS is designed to be high quality alternative to Bootstrap. तो अब ये Bootstrap जो है ना, ये टेक्नोलॉजी हो गई है पुरानी, इसकी जगह अब ये चीज़ आ गई है, इट इज़ मोर एडवांस्ड देन Bootstrap. W3 CSS, Bootstrap आप बड़े अरसे से सुन रहे होंगे Bootstrap को, लेकिन अब नाउ इट इज़ अ बेटर अल्टरनेटिव, हाई क्वालिटी अल्टरनेटिव टू Bootstrap, W3 CSS. तो इस वक्त ईयर 2021 में instead of learning Bootstrap, you should learn W3 CSS. W3 CSS is designed to be independent of jQuery और any JavaScript library. तो इसका मतलब है कि हमें आपको jQuery भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप W3 CSS को यूज़ करते हैं. This W3 CSS framework would suffice. ये अब आपको W3 CSS का एक डेमो दिया हुआ उन्होंने, इसके कंटेंट को हम नहीं देखते, लेकिन जस्ट टू सी हाउ इट्स वर्किंग. ये आपको नज़र आ रहा है कि ये 3 कॉलम बनाए हुए हैं, छोटी की स्क्रीन तो ऊपर नीचे हो गए हैं, वरना ये वर्टिकल हो गए. ये आ गया बूटस्ट्रैप, जैसे हमने पहले देखा था. इट इज़ another popular CSS framework. Bootstrap uses HTML, CSS and jQuery. यानी बूटस्ट्रैप आपने सीखना है तो आपको jQuery भी उसमें यूज़ करनी पड़ेगी, CSS और HTML तो करना ही पड़ेगा. इन तीनों को मिक्स करेंगे तो बूटस्ट्रैप में काम करेंगे आप. और इसका अगर हम डेमो देखें तो ये आपको पेज नज़र आ रहा है बूटस्ट्रैप का. विड्थ चौड़ी करेंगे तो ये आपको कॉलम पैरेलल हो गए हैं, छोटा किया तो ऊपर नीचे आ गए हैं. तो दिस इज रिगार्डिंग बूटस्ट्रैप और इसका सेपरेट ट्यूटोरियल अवेलेबल है. ओके, सो दिस वाज चैप्टर वाज रिगार्डिंग HTML रिस्पॉन्सिव, जिसमें हमने बहुत सी नई चीज़ें देखी हैं. इसको अगर हम समराइज करें तो हमने जो बात यही की थी कि जब हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन तो उसका मतलब ये होता है कि वो डिफरेंट स्क्रीन साइजेस में, लाइक डेस्कटॉप, टैबलेट और फ़ोन, तीनों पे आप आर स्क्रीन लुक्स गुड. और फिर हमने ये देखा कि इमेजेस को भी फाइन ट्यून किया जा सकता है, टेक्स्ट को फाइन ट्यून किया जा सकता है, इमेजेस को रिप्लेस किया जा सकता है विड्थ के मुताबिक, और फिर मीडिया क्यूरी को यूज़ कर सकते हैं हम. और इसी तरह रिस्पॉन्सिव में हम फ्रेमवर्क्स को यूज़ कर सकते हैं, ये भी रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाने के लिए यूज़ होते हैं, जिसमें W3 CSS लेटेस्ट है, जबकि बूटस्ट्रैप इज़ द ओल्डर फ्रेमवर्क. ठीक है जी, तो ये इसको हमने समराइज कर लिया. अब आगे कुछ छोटी छोटी चीज़ें आ रही हैं. अच्छा, छोटी छोटी चीज़ें ये है कि फॉर एग्जांपल आपने वेब पेज के अंदर कंप्यूटर का कोड लिखना है, ठीक है. वैसे भी टेक्स्ट लिख सकते हैं आप, लेकिन ज़्यादा बेहतर होता है कि अगर कोई आपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई कोड लिखना है तो उसको आप कोड एलिमेंट के अंदर लिखें. अब इसका फ़ायदा ये होगा, सर्च इंजन अगर सर्च करेगा तो अगर सर्च इंजन ने सर्च करना है कि जी कोई इस पेज पे किसी लैंग्वेज का कोड तो नहीं लिखा हुआ, तो अगर आपने कोई कोड अपने इसको कोड टैग में लिखा होगा तो इट विल बी ईजियर फॉर सर्च इंजन टू फाइंड अ कंप्यूटर कोड. तो हमें इट इज़ अ काइंड ऑफ सिमेंटिक एलिमेंट कि आप उसकी ये जो आप लिख रहे हैं आप इसको साथ मीनिंग दे रहे हैं. x इक्वल टू वाई 5 y इक्वल टू 6, ये आप उसको एक मीनिंग दे रहे हैं कि जी ये जो मैं लिखा है, ये जो 3 लाइनें मैंने लिखी हैं, इट इज़ एक्चुअली कोड.
तो आप इसको एक मेटा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप इसके मीनिंग असाइन कर रहे हैं इसको, कि ये जो 3 लाइनें हैं ये एक्चुअली क्या है, ये कंप्यूटर कोड है, ये वैसे नहीं लिखा हुआ, जनरल टेक्स्ट नहीं है। तो ये एक तरह का सेमेंटिक एलिमेंट है जो कि हमें हेल्प करता है सर्च इंजन्स को आपकी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए। ठीक है जी। इसी तरह हम KBD, एक टैग यूज होता है। KBD टैग क्या है? HTML, इट इज फॉर कीबोर्ड इनपुट। HTML KBD element is used to define keyboard input. The content inside is displayed in a browser's default monospace font. तो इसमें आप देखें क्या है, define some text as a keyboard input in the document. तो कीबोर्ड इनपुट का देखें, थोड़ा सा इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया जब आपने जो चीज़ कीबोर्ड के टैग में डाली है। तो इट इज़ अगेन अ सिमेंटिक एलिमेंट, कि आप बता रहे हैं कि ये जो इसके अंदर लिख रहे हैं, ये वेब पेज को पता हो कि ये कीबोर्ड की इनपुट डिफाइन कर रहे हैं हम, कि ये जो है ये कीबोर्ड की इनपुट है। लेट मी ओपन इट। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सेविंग द डॉक्यूमेंट, प्रेस कंट्रोल एस। अब ये कंट्रोल एस हैज़ बीन प्लेस्ड विद इन कीबोर्ड एलिमेंट। तो अब ये मतलब है, इसको हमने एक कंप्यूटर भी समझ रहा है, कंप्यूटर भी समझ रहा है कि ये जो इसके अंदर लिखा हुआ है ये बेसिकली कीबोर्ड की इनपुट डिफाइन कर रहे हैं हम, एक तरह की। इसके बाद एक सैम टैग आ रहा है, इट इज़ फॉर प्रोग्राम आउटपुट। HTML SAMP element is used to define sample output from computer program. The content inside is displayed in the browser default monospace font. तो इसका भी फॉन्ट जो होगा वो, अगर आप देखेंगे तो ये जो आपने सैंपल जैसे कंसोल आउटपुट अगर आपने शो करनी है कि कंसोल आउटपुट क्या होगी मेरे कंप्यूटर प्रोग्राम की, तो कंसोल आउटपुट शो करने के लिए आप ये सैम्प टैग यूज़ करना चाहिए आपको। ठीक हो गया जी। तो ये चीज़ आ गई, और चलें आगे। HTML code element is used to define piece of computer code, जैसे हमने पहले देखा है। The content inside is displayed in the browser default monospace font। ये जैसे हमने कोड में डाला है तो ये इस तरीके से नजर आएगा। इसके बाद यहाँ पे हमने हमने प्रीसेट का टैग भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कोड हमने ऐसा लिखा है लेकिन ये एक लाइन में नजर आ रहा है, तो इसकी क्या वजह है, क्या वजह है इसकी, क्यों ऐसे हो रहा है? हमने कोड लिखा यहाँ पे, सर वो हमने BR नहीं यूज किया। हाँ हमने बेसिकली HTML क्या करता है कि ये इसको पकड़ के ये वो तो एक फ्लो में शो करता है ना, स्पेसिस को निकाल देता है, रिमूव कर देता है, एक एक स्पेस छोड़ता है, और इसका लाइन ब्रेक्स है वो भी निकाल देता है अगर हमने डाली नहीं है। तो अगर हम बिल्कुल इसी तरीके से शो करना चाहते हैं, इसी तरीके से शो करना चाहते हैं, एक तो तरीका है कि BR का है, दूसरा तरीका है कि आप प्री वाला टैग यूज़ करें। प्री वाला टैग में आप फिर जैसा स्ट्रक्चर देते हैं वो फिर वैसे ही नज़र आता है। जैसे इसके अंदर देखिए प्री टैग यूज़ हो रहा है, उसके अंदर कोड टैग लिखे हैं हमने, तो फिर जो भी हम प्री के अंदर स्ट्रक्चर रखेंगे, जैसे ये स्ट्रक्चर है, अगर मैं इसमें स्पेसिस दे दूँ, एक एक स्पेस देता हूँ मैं इसमें, तो स्पेसिस भी प्रिजर्व करेगा ये देखिए ये स्पेसिस भी प्रिजर्व करेगा। तो कई दफ़ा हमें अपना कोड शो करने के लिए इस तरह की काम जरूर पड़े तो देन यू कैन मेक यूज ऑफ अ प्री टैग, इसको यूज कर सकते हैं। VAR वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं HTML में। HTML variable element is used to define a variable in programming or in mathematical expression. Content inside is typically displayed in italic. तो इसको देखते हैं।
यहाँ लिखा हुआ है द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/2 मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई एच, वेयर बी इज बेस एंड एच इज वर्टिकल हाइट। तो हम एक वेरिएबल का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं या कोई मैथमेटिकली कोई चीज़ें डिफाइन कर रहे हैं, तो इस किस्म के काम करने के लिए दैट इज़ द वे कि आप वी आर टैग में इनको रखें। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इटैलिक में आएंगे अनलेस कि आप इसका स्टाइल खुद ना चेंज करें। अच्छा जी, आगे चले। सो दिस इज़ द समरी। समरी में क्या हमने चीज़ें देखी हैं? केबीडी एलिमेंट देखे, टू टू डिफाइन कीबोर्ड इनपुट, सैंपल टू डिफाइन कंसोल आउटपुट, code is to define piece of computer code, var to define a variable, and pre element to define pre-formatted text। तो ये चीज़ आ गई। अच्छा जी, चले एक छोटी सी एक्सरसाइज भी आ गई है। टेस्ट योर सेल्फ विद एक्सरसाइज। डिफाइन द टेक्स्ट var person एज अ प्रोग्रामिंग कोड। तो इसको हमने क्या करना है? सो प्रोग्रामिंग कोड टैग लगा देंगे। कोड टैग लगा देंगे, बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल है ये कुछ ज़्यादा ही आसान है, इसको करने की भी ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। ओके जी, तो ये समरी है जो हमने समरी देख ली है। ये टैग्स आपको HTML टैग रेफरेंस में भी सारे मिल जाएंगे। सो ये चीज़ आ गई। अब यही कॉन्सेप्ट आगे फर्दर उसको हम आगे स्ट्रेंथन कर रहे हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ HTML सिमेंटिक्स। कि HTML सिमेंटिक्स डालना क्यों हमें ये ज़रूरी इसलिए होता है कि ताकि हम जो कॉन्सेप्ट है सिमेंटिक वेब का, उस सिमेंटिक वेब के कॉन्सेप्ट को हम रियलाइज़ कर सकें। तो अगर हम जो भी पीस ऑफ टेक्स्ट डालते हैं, अगर उसके साथ ही मीनिंग भी बता दें कि जी ये टेक्स्ट जो है ये इस तरह का टेक्स्ट है, जैसे हमने पीछे देखा है एग्जाम्पल कि जी ये कंसोल आउटपुट है, ये प्रोग्रामिंग कोड है, ये कीबोर्ड इनपुट है। अगर ये चीज़ें भी साथ साथ उसकी हम मेटा इन्फॉर्मेशन भी डाल देंगे, तो उससे हम एक बहुत ही यानी कि उसमें हमारा जो वेब पेज होगा उसमें मीनिंग्स भी होंगी जिसे हम सिमेंटिक्स कहते हैं, और उसका सेंटेक्स तो जो होगा वो होगा ही। तो जो मीनिंग्स अगर हम उसके अंदर डालें तो ऐसे एलिमेंट्स को फिर हम कहते हैं सिमेंटिक एलिमेंट्स। तो व्हाट आर सिमेंटिक्स एलिमेंट्स? Semantic elements is equal to elements with meaning. A semantic element is clearly describes its meaning to both browser and the developer। तो ब्राउज़र को भी जब आप मीनिंग डाल देते हैं तो ब्राउज़र को भी पता होता है ये एलिमेंट किस टाइप का है, और डेवलपर को भी पता है। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन सेमेंटिक एलिमेंट्स, div, span, these are examples of नॉन सेमेंटिक एलिमेंट्स। और सेमेंटिक एलिमेंट्स में फॉर्म, जो भी हमने नहीं पढ़ा आगे पढ़ेंगे, टेबल, आर्टिकल। तो इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं जो क्लियरली डिफाइन करते हैं कि जी हाँ इसके अंदर फॉर एग्जांपल आर्टिकल है तो हम कहेंगे जी हाँ जी इसके अंदर हमने कोई यूज़फुल इंफॉर्मेशन डाली हुई है। तो रिकमेंडेड ये है कि आप इन टैग्स को यूज़ करें अपना जब वेब पेज बनाते हैं, तो इन टैग्स को यूज़ करें कि जो एक्चुअल जो उस पर कंटेंट डाल रहे हैं उसके मुताबिक ही उसका टैग यूज़ करें आप। दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ डेवलपिंग योर वेबसाइट। Many websites contain HTML code like div ID navigation, div class header, div ID footer to indicate navigation, header, footer. In HTML, there are some semantic elements that can be used to define different parts of the web page. जबकि ये अलग से ही अवेलेबल है आपको। ये वाला काम आप करते हैं इसी काम के लिए, तो आपके लिए बता ये रहे हैं कि अभी HTML5 है, इसके अंदर अलग से आपको कुछ अपना कंटेंट स्पेसिफाई करने के लिए आप सेपरेट बहुत सारे ये अवेलेबल है आपको टैग्स, आर्टिकल, साइट, डिटेल, ये सारे टैग्स कुछ हमने देखे भी हैं पीछे। सो इट्स
जैसे टाइम है, टाइम भी डिफाइन करना है, टाइम का भी टैग है, तो उस इन्हीं को हम यूज करना चाहिए। जैसे सेक्शन हमने पीछे भी देखा था, तो अब इसके अपने मीनिंग है और उन मीनिंग के मुताबिक आपको यूज करना चाहिए। अब जैसे सेक्शन एलिमेंट है, इट डिफाइंस सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, और सेक्शन को अकॉर्डिंग टू W3 HTML डॉक्यूमेंटेशन, उसको सेक्शन को डिफाइन किया गया वहाँ पे कि सेक्शन का मतलब क्या है। आपका अगर आप उसको, आपको मीनिंग मालूम है सेक्शन की, तो आप फिर आपको पता होगा कि मैंने सेक्शन टैग में क्या रखना है। तो सेक्शन किसको को कैसे डिफाइन किया है W3C ने? सेक्शन इज अ थीमेटिक ग्रुपिंग ऑफ कंटेंट टिपिकली विद हेडिंग। तो सेक्शन में एक हेडिंग होती है और फिर उसमें एक लॉजिकल ग्रुपिंग होगी किसी कंटेंट की। तो ये अब जैसे डिफाइन हो रहा है कि ये दो सेक्शंस हैं, एक सेक्शन ये है और एक सेक्शन ये है। तो क्योंकि वो कहते हैं जी इसका अपनी हेडिंग भी होनी चाहिए, तो सेक्शन के अंदर हमने एक हेडिंग भी यूज़ कर रहे हैं H1, और फिर उसका एक पैराग्राफ है। और इन दो टैग्स के सेट को हमने सेक्शन में डाल दिया है, यानी कि उसको एज अ सेक्शन हमने डिक्लेयर कर दिया है कि ये मेरा एक सेक्शन है। फिर दूसरा सेक्शन है, इसकी भी एक हेडिंग है और एक इसका कंटेंट है, और दूसरे इस सेक्शन को भी इसको भी मैंने एज अ सेक्शन डिक्लेयर कर दिया है। तो इस तरीके से हमें ऑर्गेनाइज करना चाहिए अपने वेब जो कंटेंट होता है। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट आर्टिकल, आर्टिकल एलिमेंट स्पेसिफाइज इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ कंटेंट कंटेंट। इंडिपेंडेंट कंटेंट हो और सेल्फ कंटेंट हो। तो अगर जो इस डेफिनेशन पे आपका कोई कंटेंट पूरा उतरता है तो आप उसको आर्टिकल में रख दें। एन आर्टिकल शुड मेक सेंस ऑन इट्स ओन and should be possible to distribute it independently from rest of the web page। ठीक है जी। एग्जांपल्स ऑफ द आर्टिकल एलिमेंट्स आर फोरम पोस्ट, ब्लॉग पोस्ट, न्यूज़पेपर आर्टिकल। तो इस किस्म का जो इंफॉर्मेशन है उसको जो है उसको आपको रखना चाहिए आर्टिकल टैग में। अब किसी में भी रख दें तो कोई आपको रोकने वाला तो नहीं है, बट दीज आर गुड डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस। ठीक है जी। तो एक देखें, एक आर्टिकल ये बनाया है, एक आर्टिकल ये बनाया है, एक आर्टिकल, 3 आर्टिकल बनाए हैं। तो अगर हम देखें तो किस किस्म का कंटेंट रखा गया इसके अंदर? गूगल क्रोम को डिफाइन किया हमने, मोजिला को डिफाइन किया। तो एक तरह की डेफिनेशन है, डेफिनेशन इज सेल्फ कंटेंट, पूरा पूरा एक मीनिंग बता रही है, किसी के आगे पीछे लिंक नहीं है इसका किसी वेब पेज के कंटेंट के साथ। तो इस किस्म का जो कॉन्सेप्ट होगा दैट शुड बी प्लेस्ड अंडर द आर्टिकल। आप आर्टिकल में भी स्टाइल यूज़ कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक स्टाइल का आर्टिकल बनाना है वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आर्टिकल है, ये आपने एक स्टाइल डिफाइन कर दिया है, ऑल ब्राउज़र्स, ठीक है। और ब्राउज़र अपने एक ऑल ब्राउज़र का स्टाइल आ गया, ऑल ब्राउज़र सेक्शन आ गया, इसके अंदर आपने ब्राउज़र का टैग आ गया, और फिर यहाँ पे आर्टिकल्स में आपने वो क्लास यूज़ कर रहे हैं, ऑल ब्राउज़र्स, आर्टिकल ब्राउज़र्स, ब्राउज़र्स। तो बहरहाल जैसे बाकी एलिमेंट्स को आप स्टाइल दे सकते हैं, इसको भी स्टाइल दे सकते हैं। देन आर्टिकल्स, नेस्टिंग आर्टिकल्स इन सेक्शंस और वाइस वर्सा। अब द आर्टिकल एलिमेंट स्पेसिफाइज इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेंट कंटेंट, सेक्शन एलिमेंट डिफाइंस सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो इन दो बातों से हमें ये पता चलता है कि हमें आर्टिकल के अंदर सेक्शंस बनाए जा सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल को हम डिफाइन करते हैं कि ये इंडिपेंडेंट है और सेल्फ कंटेंट कंटेंट है। तो इसके अंदर अगर चाहें तो आप सेक्शंस बना सकते हैं। कैन वी यूज डेफिनेशन टू डिसाइड हाउ टू नेस्ट दोज एलिमेंट्स? No, we cannot. So we will define HTML pages with section elements containing elements containing sections। ये सारे काम कर सकते हैं। आर्टिकल को सेक्शन में नेस्ट कर दें, सेक्शन के अंदर आर्टिकल डाल दें, बट इट विल डिपेंड ऑन आपने आपने क्या सोच है, आपकी क्या, आप किस तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन को डिफाइन करते हैं।
फॉर एग्जांपल ये आर्टिकल है, पूरा आर्टिकल के अंदर हमने एक हेडर टैग डाला हुआ है, हेडर के अंदर हमने एक H1 और P डाली है, और ये फिर हेडर के अलावा एक अलग से एक चीज़ डाली हुई है हमने। तो ये स्ट्रक्चर इज अप टू द वेब डेवलपर, कैसे वो स्ट्रक्चर उसको पसंद करता है। फुटर आ गया, इसी तरीके से फुटर आप यूज़ कर सकते हैं। फुटर के लिए क्या रिकमेंडेड है कि आप ऑथरशिप इंफॉर्मेशन, कॉपीराइट इंफॉर्मेशन, कंटेंट इंफॉर्मेशन, साइट मैप, बैक टू टॉप लिंक्स, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, इस किस्म की इंफॉर्मेशन रखी जाती है नॉर्मली फुटर के अंदर। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये जो इन्फॉर्मेशन है हमने ईमेल इंफॉर्मेशन, ये ईमेल इंफॉर्मेशन हमने फुटर के अंदर रखी है। नेविगेशन एलिमेंट हमने पहले भी देखा था। अब फॉर्मली हम देखें तो इट डिफाइंस द सेट ऑफ नेविगेशन लिंक्स। नेव बनाया गया ही, इसको डिफाइन किया गया नेविगेशन लिंक्स रखने के लिए। जैसे ये नेविगेशन लिंक्स रखे हमने, तो ये देखें नेविगेशन लिंक्स, हाउ वी हैव क्रिएटेड दीज नेविगेशन लिंक्स। इसको अगर छोटा करेंगे तो ये ऊपर नीचे आ जाएंगे, बड़ा करेंगे तो एक लाइन में आ जाएंगे, बट बड़े सिंपल और अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे, और दिस इज अ सिंपल वे। लेकिन पॉइंट ये है कि इसको नैव के अंदर रखेंगे। नैव हैज बीन स्पेशली डिफाइंड इन HTML फॉर सच अ पर्पस। aside, अब aside की डेफिनेशन देखें। aside element defines some content aside from the content. It is placed in like a sidebar. A side content should be indirectly related to the surrounding content. इसकी देखें, ये हमने साइड के अंदर डाल दिया, लेकिन इसको साइड नॉर्मली स्टाइल दिया जाता है उसको, इसमें स्टाइल नहीं डाला हुआ। ये आप ये साइड को ये स्टाइल भी दे सकते हैं। अगर इसको देखें अगर आप डेमो इसका, तो ये सेपरेटली नज़र आ रहा है इस साइड। तो जनरली ये साइड का जो यूज़ है वो इस किस्म का यूज़ है कि आप एक कोई साइट पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डालनी है आपने, तो आप यहाँ पे डाल देंगे। तो दिस इज मेन पर्पज ऑफ ए साइट। फिगर है, और फिगर के साथ फिगर कैप्शन का भी टैग अवेलेबल है, दैट कैन बी यूज्ड। फॉर एग्जांपल ये फिगर है, तो फिगर में आप फिगर कैप्शन को स्पेसिफिकली यूज़ करें। अगर आपने कोई टेक्स्ट डालना है, फिगर का कैप्शन देना है, तो फिगर कैप्शन यूज़ करें। दैट इज़ अ रिकमेंडेड अप्रोच। नहीं डालेंगे तो तभी आप डिफाइन तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखें ये जो टेक्स्ट है आपने एज फिगर कैप्शन शो किया है। तो अगर आप कोई सर्च इंजन ने फाइंड करना है जी फिगर कैप्शन तो नहीं है कोई इसके अंदर, तो सर्च इंजन कैन फाइंड। लेकिन अगर आप इस टेक्स्ट को मीनिंग नहीं देंगे, कैप्शन उसका डिक्लेयर नहीं करेंगे कि ये कैप्शन है, तो फिर इंजन्स के लिए फाइंड करना इसको मुश्किल होगा कैप्शंस को। सो द क्वेश्चन इज व्हाई सिमेंटिक एलिमेंट्स, क्यों ये सब कर रहे हैं। रीजन ये है, अकॉर्डिंग टू W3C, a semantic web allows data to be shared and reused across applications, enterprises and communities। कि जो भी टेक्स्ट है उसके अपने मीनिंग भी साथ डिफाइन करें, सिर्फ कंटेंट ना हो, कंटेंट के साथ उसके मीनिंग भी हो। अगर मीनिंग भी होंगे तो देन वी कैन से कि जो आपकी वेबसाइट है वो सिमेंटिक वेब स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है। ठीक है, सिमेंटिक वेब में हम ये कहते हैं कि जी आगे आगे जब एज विल गो इन द फ्यूचर, फिर ह्यूमन तो इंटरेक्ट कर ही रहे होंगे ओवर द इंटरनेट, लेकिन डिवाइसेस भी इंटरेक्ट कर रही होंगी आपस में डिवाइसेस के साथ। दोज डिवाइसेस, जैसे आईओटी का कॉन्सेप्ट है, आईओटी के कॉन्सेप्ट में हम कहते हैं जी डिवाइसेस भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी। डिवाइसेस एक दूसरे का इंटरेक्ट उस वक्त आसानी से करेंगी जब उनके जो कंटेंट है, जो डिवाइसेस अपना कंटेंट मेंटेन कर रही हैं, उनमें उनके सिमेंटिक्स की मीनिंग्स भी हैं, यानी कि सिमेंटिक्स या मीनिंग्स भी हैं उनके कंटेंट की। ठीक है, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर की हम बात करते हैं, कहीं डिवाइस एक टेम्परेचर मेंटेन कर रही है और
अगर आप टेम्परेचर के साथ उसके मीनिंग भी होंगे, हाँ जी ये 52 का मतलब डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हो, इसका मतलब 52 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो देन आवर डिवाइस कैन पिक दैट टेम्परेचर और उसको फर्दर प्रोसेस कर सकती है। तो डिवाइसेस को आपस में इंटरेक्ट करवाने के लिए सेमेंटिक वेब के कॉन्सेप्ट्स इन्फोर्स होने ज़रूरी हैं। सो दिस वाज रिगार्डिंग द HTML सेमेंटिक्स। तो इसको हम लास्ट टैग स्टाइल गाइड ये हम करते हैं और फिर हम क्लोज करेंगे आज का लेक्चर। HTML स्टाइल गाइड, तो कुछ रिकमेंडेशंस हैं W3C की तरफ से। www कंसोर्शियम, W3C क्या चीज़ है? लेट मी शो यू W3C। व्हाट इज W3C, ये मैं आपको बताऊं। W3C क्या है? ठीक है, वेब, अगर आप वेब डेवलपर हैं तो यू शुड नो व्हाट इज W3C। ये आ रहा है वर्ल्ड वाइड कंसोर्शियम। इन्होंने स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं। इनका जो डायरेक्टर है टिम बर्नर ली, सुना हुआ नाम आपने इसका? ये कौन था टिम बर्नर ली? जी एनीवन? टिम बर्नर ली कौन कौन है? इसने इंटरनेट का मौजूद है, ये इसको कहते हैं वेब का मौजूद है, ठीक है। और इस वक्त डायरेक्टर ये है, ही इज लाइव, लकीली ही इज डायरेक्टर ऑफ W3C कंसोर्शियम। और ये जितने स्टैंडर्ड्स हमारे वेब, वर्ल्ड वाइड वेब के बन रहे हैं, ये रेगुलेट करता है W3C। तो W3C ने, यार इसको बताएंगे, W3C, एम आई ऑडिबल? कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रही है आपकी तरफ से? यस सर। अच्छा, मैं तो समझे शायद अपने आप से बातें कर रहा हूँ। तो इन्होंने कुछ गाइडलाइन दी हैं कि जब हम वेबसाइट बनाते हैं, वेब पेजेस बनाते हैं, तो हमें क्या कोडिंग कन्वेंशंस और स्टाइल्स को यूज़ करना चाहिए। तो ये स्टाइल थोड़े से मैं मोटे मोटे डिस्कस करता हूँ। और स्पेशली HTML5 जब आ गई है तो इसमें इट इज़ रिकमेंडेड कि उसको आप यूज़ करें। A consistent and clear tidy HTML code makes easier for others to read and understand your code. Here are some guidelines and tips for creating good HTML code. तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि जब जब मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ HTML की, कुछ पेजेस बनाने होंगे आपने, तो आप फिर इन गाइडलाइंस को फॉलो करें, ठीक है। इन एन एकेडमिक इन्वायरमेंट अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपको याद भी रहेगा और आगे आप बाकियों को भी गाइड कर सकते हैं और आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं। तो एज एन इंजीनियर यू शुड नो दीज गाइडलाइंस। सो ऑलवेज डिक्लेयर डॉक्यूमेंट टाइप। तो ये आपको डॉक्यूमेंट टाइप को ज़रूर डालना चाहिए, नहीं भी डालेंगे तो ब्राउज़र आपको तंग नहीं करेगा, बट इट्स एडवाइजेबल ऑल टू ऑलवेज यूज़ डॉक्यूमेंट टाइप कि जी ये डॉक्यूमेंट HTML टाइप डॉक्यूमेंट है, ठीक हो गया। सेकंड गाइडलाइन इज यूज़ लोअर केस एलिमेंट नेम्स, यानी कि ये जो बॉडी लिखे हमने लोअर केस में लिखा है हमने, ये जो एलिमेंट जितने भी टैग्स डाल रहे हैं ये सारे लोअर केस यूज़ करें, अपर केस यूज़ ना करें। सो दिस इज़ अ बैड वे ऑफ डूइंग इट एंड दिस इज़ अ गुड वे ऑफ डूइंग इट। इसी तरह क्लोज ऑल HTML एलिमेंट्स। तो सेक्शन है, ये पैराग्राफ है, जैसे P, इसको क्लोज किया यहाँ पे, तो दिस इज अ गुड वे। अगर आप क्लोज नहीं करेंगे इट्स अ बैड वे। ब्राउज़र के अंदर उन्होंने इस तरह बनाया होता ब्राउज़र्स को कि वो अगर आप गलती करें तो आपको गुंजाइश दे देते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम सिमेंटिक वेब की तरफ जा रहे हैं और कई दफ़ा आपको XML भी जनरेट करवानी पड़ जाती है HTML से, तो उस वक्त फिर आपको ये, अगर आपने इस तरह के लूप होल छोड़े हों अपने अपनी कोड में,
तो वो दैट मेक्स अ प्रॉब्लम. सो ऑलवेज फॉलो द गुड स्टैंडर्ड्स राइट फ्रॉम द स्टार्ट. जब आप डेवलपमेंट शुरू करते हैं तो डू इट राइट फ्रॉम द स्टार्ट. ये असूल है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का. जो भी कोड लिखे हैं सही लिखे हैं, बजाय इसके कि कहें कि जी बाद में मैं आगे ठीक करूंगा इसको. ऐसे नहीं, सॉफ्टवेयर में ऐसे नहीं होता. सॉफ्टवेयर में आपने योर कोड शुड बी राइट एंड योर कोड शुड बी करेक्टली फॉर्मेटेड राइट फ्रॉम द स्टार्ट. पहला कोड भी आपका, पहली स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड होनी चाहिए. यूज लोअर केस एट्रीब्यूट नेम्स. जैसे यहाँ पे एच रेफरेंस नजर आ रहा है, ये एट्रीब्यूट नेम है, तो ये भी लोअर केस यूज करें. ये वाला काम ना करें जो बैड है. नो, डोंट यूज अपर केस. ऑलवेज कोड एट्रीब्यूट वैल्यूज. ये एट्रीब्यूट की वैल्यू है, इसे कोटेशन के अंदर डालें, डबल कोट में डालें. एट्रीब्यूट की वैल्यू जब भी डालनी है आपने, इसको डबल कोट में डालें या सिंगल कोट में डालें, लेकिन कोटेशन में डालें इसको. ये वाला काम ना करें. यू मे फेस प्रॉब्लम्स इन सम ब्राउजर्स. जैसे ये है यहाँ पे, क्योंकि स्पेस थी उसके अंदर, आपने कोटेशन यूज़ नहीं की, तो अब इट विल नॉट अंडरस्टैंड इट करेक्टली. तो अपनी हैबिट बनाएं कि जो आपने जब वैल्यूज़ डालनी है तो कोटेशंस के अंदर डालें. ऑलवेज स्पेसिफाई आल्ट विड्थ हाइट ऑफ द इमेजेस. इमेजेस के लिए इसको अपना हैबिट बना लें कि आपने अल्टरनेट टेक्स्ट भी डिफाइन करना है, उसकी विड्थ हाइट भी डिफाइन करनी है इमेज की. फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ये जिफ है, जैसे ही आपने इमेज को उठाना है तो ये भी काम कर सकते हैं आप, बट इट्स अ बैड प्रैक्टिस. द गुड प्रैक्टिस इज दैट यू शुड डिफाइन इट्स टेक्स्ट, अल्टरनेट टेक्स्ट, और स्टाइल, हाइट, विड्थ वगैरह को डिफाइन करें. स्पेस एंड इक्वल साइंस. जनरली ये इक्वल साइन लगाने पड़ते हैं हमें, ठीक है. तो कुछ टेंडेंसी होती है डेवलपर्स में कि वो स्पेस दे के इक्वल साइन लगाते हैं और कुछ स्पेस दे के नहीं लगाते हैं. द बेटर प्रैक्टिस इज कि आप जब ये इक्वल साइन यूज करते हैं तो स्पेसेस ना दें. स्पेसेस देना बैड प्रैक्टिस है और स्पेसेस ना देना इट्स अ गुड प्रैक्टिस. ठीक हो गया. अवॉइड लॉन्ग कोड लाइंस. When using HTML editor, it is not convenient to scroll right, left to read HTML code. Try to avoid long code lines. Blank lines और indentations. इसके बारे में क्या गाइडलाइन है? Do not add blank lines, spaces or indentation without reason. For readability, add blank lines to separate large and logical code blocks. For readability, add 2 spaces of indentation. Do not use tab keys. ठीक है जी, टैब कीज को यूज़ ना करें इंडेंटेशन के लिए. डबल स्पेस डाल दें इंडेंटेशन के लिए, दैट शुड बी एनफ. तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, जैसे एक स्पेस डाल दी, H1 डाली, एक स्पेस डाल दी, फिर ये इस हेडिंग का ताल्लुक H2 का ताल्लुक है P के साथ, तो इसको ना डालना ज़्यादा मुनासिब है. ठीक हो गया. बाकी कोई इंडेंटेशन नहीं डाली, सीधा सीधा उसको लिख दिया, क्योंकि शो होगा तो ये अगर आप इस तरीके से करेंगे तो मेहनत भी इतनी कर रहे हैं, टैब शैप लगाए हुए आपने, बट इट इज़ अ बैड वे. दिस इज अ रिकमेंडेड वे. गुड टेबल एग्जाम्पल. रोज रो वाइज हम स्ट्रक्चर कर रहे हैं, ठीक हो गया. लेकिन जब टेबल डेटा डाल रहे हैं तो हमने क्लोजिंग एंडिंग टैग एक ही लाइन में रखा है. हेडिंग है तो क्लोजिंग एंडिंग टैग एक पे ही है, लेकिन रोज जब डाली हैं तो हमने ऊपर नीचे डाली हैं. सो दिस इज अ बेटर वे ऑफ डिफाइनिंग अ टेबल. गुड लिस्ट एग्जाम्पल ये है, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है. लिस्ट एलिमेंट डालेंगे तो एक लाइन में रखें उसके क्लोजिंग एंडिंग, और जब लिस्ट डिफाइन कर रहे हैं तो उसको आप इस तरीके से डिफाइन करें. नेवर स्किप टाइटल एलिमेंट. जो पेज का टाइटल होता है उसको ना स्किप ना करें कभी भूले से भी. omitting HTML and body. An HTML page will validate without HTML and body tags. यानी कि यहाँ पे अभी HTML नहीं लिखा हुआ, बॉडी टैग भी नहीं लिखा हुआ,
लेकिन वो ब्राउज़र अपने आप को वो आपको बिल्कुल एरर नहीं देगा, वो कोशिश करेगा बेस्ट पॉसिबल वे में डिस्प्ले करे इंफॉर्मेशन को। देखें, ये ब्राउज़र फिर भी इसको डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन डोंट रिलाई ऑन दी जो उसकी ब्राउज़र की जो कैपेबिलिटीज है उस पर रिलाई ना करें। जो स्टैंडर्ड अप्रोच है, जहाँ पे जो टैग होना चाहिए वो होना चाहिए। Omitting body tag can produce errors in old browsers. Omitting HTML body tag can also crash DOM and XML software. तो वो जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं उसको भी फिर ये टैग्स ना हो तो मसला बनता है। ओके जी, तो इस तरह बाकी फिर आपको देख लीजिएगा, मैंने थोड़े से आपको बता दिए हैं, लेकिन इनको देख लीजिएगा। इसमें से दिस ऑल इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस, इसमें से भी कोई क्विज किसी में से चीज़ में से भी आ सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्किप इसलिए कर रहा हूँ कि जस्ट यू नीड टू गो थ्रू। कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मतलब अंडरस्टैंडिंग ना हो। सिंपल रीड कर लेंगे तो यू विल गेट द आइडिया। ठीक है जी, तो साथ टाइम हो गया है, क्लोज करते हैं। एनी क्वेश्चन? आज मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे क्योंकि कंटेंट बहुत पड़ा हुआ है, इसलिए आज माजरत मैंने बार बार रुक के पूछा नहीं है आपसे कि बताएं, लेकिन कंटेंट भी आज रिलेटिवली सिंपल था और थोड़ा सा आपके फेमिलियरिटी भी बढ़ गई है, तो इसलिए थोड़ी सी मैंने स्पीड भी बढ़ाई है चीज़ें कवर करने के लिए। तो एनी एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट फ्रॉम टुडेज लेक्चर? नो सर। चलें, ठीक हो गया फिर, तो क्लोज करते हैं आज के लिए। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीक में पहली क्लास हमारी ट्यूसडे को होगी, जो दैट विल बी अ मेकअप क्लास। तो